बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन, जैसन कि रौरेमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरेमन ले नावा और बेस जानकारी लेके आविला, उसने में से आज भी हम रौरेमन ले आज खास जानकारी लेके आई। मकिल जानकारी लेवे के आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फसलों के नुकसान की भरपाई करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पशुपालक रखें पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। सूखे, अतिवृष्टि, प्रतिकूल मौसम या अन्य रोग व्याधियों के कारण कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की ये है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरेमन
तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवत ही और मन की जानकारी देवत ही। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो किसान भाई बहन मन, तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी और उनके जानकारी लेकर सीधे चला थी रामगढ़ जिला का चितरपुर। और वहाँ का जो सफल किसान हैं उनका नाम है प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी जो हैं जैविक खेती करके आत्मनिर्भर हुआ था।
भाई रौरे मन भी जानीला कि जैविक खेती से कितना फायदा होवेला। तो चलू हमरा सीधे चला थी प्रियंका कुमारी से भेंट करा थी और उनकर से जानकारी लेवा थी। झारखंड की एक महिला जिन्होंने कृषि कार्य करते हुए अपनी एक सफल पहचान सफल किसान के रूप में बनाई है। ये महिला है रामगढ़ के चितरपुर की रहने वाली प्रियंका कुमारी जी। प्रियंका कुमारी आज एक युवा महिला किसान के रूप में जानी जाती है। आज हम पहुँचे हैं रामगढ़ जिला के चितरपुर प्रखंड में और प्रियंका कुमारी नाम की एक ऐसी महिला किसान है जो ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से अपने जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। आइए इनसे हम जानते हैं कब से ये जैविक खेती कर रही हैं, कहाँ से प्रशिक्षण ली हैं और जैविक खेती के माध्यम से किन किन चीज़ों की खेती करती हैं और जैविक उत्पाद का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारे विषयों की जानकारी आइए हम प्रियंका जी से लेते हैं। जैविक खेती उसे कहते हैं जिसमें हम किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ जो गाय का गोबर हो गया, उसी से हम लोग गाय का गोबर से ही खाद बनाते हैं और उसी का उपयोग करते हैं, अपने खेत में डालते हैं। उसी से दवा बनाते हैं, कीटनाशक दवा, और खाद भी उसी को बनाते हैं। गाय का पेशाब और गोबर से ही खाद बना कर हम लोग अपने खेत बाड़ी पर डालते हैं। ये प्रियंका जी हम कह सकते हैं यानी किसी तरह का कोई रासायनिक इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। जो गौमूत्र हैं और जो घर के जो कूड़े कचरे निकलते हैं उन सबों का उपयोग करके खाद बनाया जाता है और उसका उपयोग खेतों में किया जाता है। उसे हम जैविक खेती कहते हैं। अगर हम जैविक खेती की बात करते हैं तो पहले जो किसान थे कहीं ना कहीं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते थे और अपने खेतों पर डालते थे, लेकिन जब से हम जैविक खेती कर रहे हैं ज़मीन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब से हम जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं तब से हमारे शरीर पर सबसे पहला प्रभाव तो हमारे मनुष्य शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि उसमें कोई रोग होने से हम लोग बच रहे हैं। उसमें जब हम लोग वैज्ञानिक खाद का उपयोग करते थे जैसे कि यूरिया DAP, उस समय हमारे शरीर में रोग सब का प्रभाव बढ़ता था। अब जब से जैविक खेती का उपयोग कर रहे हैं तब से हमारे शरीर का स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये तो मानव शरीर के बारे में बतलाया कि जैविक खाद का जो उपयोग करते हैं उससे जो उत्पाद होते हैं उसको हम खाते हैं तो किसी तरह कोई बीमारी हमें नहीं होती है। हाँ। लेकिन हम मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी पर इसका उर्वरा शक्ति मतलब बनी रहता है। जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो मिट्टी का उर्वरा शक्ति अच्छा रहता है। इसमें उर्वरा शक्ति आगे जाके इसका उर्वरा शक्ति कम नहीं होगा। और जो हम लोग वैज्ञानिक खाद का यूरिया DAP का यूज करते थे तो उससे धीरे धीरे हम लोग का ज़मीन का उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होते जा रहा था, जिससे कि आगे चलकर हमारा ज़मीन बंजर भी हो सकता था। और जब से हम लोग ये जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग का उर्वरा शक्ति ज़मीन का बना रहा है। प्रियंका जी अपनी खेती के लिए पूरी तरह से जैविक प्रक्रिया का इस्तेमाल करती हैं। फिर चाहे वो फसलों में डाले जाने वाला खाद हो या कीटनाशक, सब जैविक पदार्थों का ही इस्तेमाल होता है। जैविक खेती के साथ ही प्रियंका जी पशुपालन का काम भी कर रही हैं। इसमें उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। हाँ, हम लोग का गाय तो है। कितने गाय आपके पास हैं? हम लोग के पास वही लगभग 15-16 गाय होंगे। 15-16 गाय हैं। हाँ। तो उनका देखभाल किस तरीके से करती हैं? जो उसका जो दूध होता है उसका क्या करती हैं आप? उसका देखभाल हम लोग अच्छे से करते हैं, सही से खाना पीना देते हैं, उसका जो रख रखाव ठीक से रखते हैं। सप्ताह में 1-2 बार नहलाते हैं। और कौन सी नस्ल की गाय आपके पास है? जर्सी नस्ल की गाय है और क्या बोलते हैं उसको, दोगला फेटाइन कह सकते हैं। अच्छा, क्रॉस ब्रीड जिसे हम कहते हाँ। हैं, क्रॉस गाय आपके पास भी हाँ। है। तो जो गाय पालन करती हैं तो उससे आपका गोबर से आप जो है खाद बनाती हैं और जो दूध निकलता है उससे भी आप कहीं ना कहीं आपका आमदनी होती होगी, आमदनी बढ़ती होगी। हाँ, तो उससे दूध का कैसे आप लोग कैसे मार्केटिंग कैसे करती हैं उसका? उसको हम लोग का यहाँ डेयरी नहीं होने के कारण घर घर पर जाके ही देना पड़ता है। अच्छा। 40 रुपये लीटर दूध देते हैं। ये तो खेती की बात आपने बताया कि आप जैविक खेती करती हैं, साथ में पशुपालन का भी कार्य करती हैं। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात हम करते हैं, कब से आप खेती में जुड़ी हुई हैं? खेती में तो हम लोग शुरू से ही खेती में ही जुड़े हुए हैं। शुरू से आप खेती का कार्य कर हाँ। रही हैं। प्रियंका जी खेती बाड़ी के साथ ही महिला समूह से जुड़कर भी रहती हैं। समूह में भी कृषि कार्य से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी जाती है ताकि महिलाओं को फायदा हो, और इसका पूरा फायदा प्रियंका जी उठा रही हैं। अगर हम प्रियंका जी की बात करते हैं तो शुरुआती तौर पर वो काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन जब से वो जैविक खेती में उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। तो प्रखंड की ओर से उनको किस तरीके से सुविधा मुहैया कराया गया ताकि ये सब वो कर पाएँ?
इनको JSLPS की तरफ से तकनीकी सहयोग, चूँकि पहले जो ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते थे उससे हट के जैविक खेती करने के लिए जो तकनीकी सहयोग था, प्रशिक्षण और जो जैविक खाद वगैरह बनाया जाता है उसका किट, इस सब का प्रशिक्षण दिया गया और साथ में अपना SHG में जुड़ के आर्थिक सहयोग भी मिला। उसी सहयोग के आधार पर वे लोग ये जैविक कृषि कर रहे हैं अभी। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारे देश के किसान जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त हों, उनकी आमदनी दोगुनी नहीं 4 गुनी 6 गुनी बढ़े। और आपके प्रखंड की बात करते हैं, वैसे किसान जो अपना करियर खेती के क्षेत्र में बना रहे हैं तो उनकी आमदनी भी 4 गुनी 6 गुनी बढ़े। इसके लिए आप किस तरीके से प्रयासरत हैं? एक तो है कि जो कृषि में लागत होता था पहले उसको मिनिमाइज़ किया जाए, क्योंकि जो कीटनाशक और रासायनिक पदार्थ, रासायनिक खाद वगैरह डाला जाता था उससे कॉस्ट बढ़ जाता था। अब जैविक खाद से करते हैं, जैविक कृषि करते हैं तो खाद वगैरह अपने घर में ही बन जाता है। क्योंकि कृषि के साथ लोग पशुपालन में भी लगे हुए हैं, तो कृषि के साथ साथ पशुपालन से भी आय हो जा रही है, जिससे कि इन लोग का आय लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ महिला समूह से जुड़कर प्रियंका जी ने कई बातें सीखी और उसे अमल में लाया, वहीं प्रियंका जी जैसी महिलाएं आज सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर नहीं बना रही बल्कि दूसरे महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। देखिए, अगर हम लोग पहले खेती करते थे तो हम लोग का कितना खर्चा हो जाता था। यूरिया DAP डालते थे तो लगभग 1 एकड़ में हम लोग का 10-15 हज़ार से ओवर खर्चा हो जाता था। लेकिन अभी वही चीज़ हम लोग गौमूत्र, गाय का गोबर, गुड़, बेसन, दिया मिट्टी, पेशाब, ये सब मिला के अगर हम लोग अभी जैविक खाद का उपयोग करते हैं तभी फ़िलहाल के लिए हम लोग को राहत कम, मतलब लागत कम लगता है, जिसे अभी हम 15-20 हज़ार हम लोग का खर्चा हो जाएगा 1 एकड़ में। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमको लगता है 4-5 हज़ार भी खर्चा नहीं होगा। वो लागत हम लोग का बचा, ऊपर से हम लोग का मिट्टी में जो उर्वरक शक्ति को घटाते जाता था हरदम, वो वाला चीज़ अगर हम लोग जैविक खाद से कर रहे हैं, वो चीज़ को कितना हम लोग का अभी उर्वरक शक्ति को बढ़ा रहा है। उसमें अभी फिर कीटनाशक दवा जो रासायनिक वाला देते थे उसमें हम लोग का कितना खराब रहता था, जैसे हम लोग का शरीर के लिए भी तो खराब है ये था। ऊपर से हम लोग बेचते थे, जो व्यापारी ले जाता था उसमें भी उन लोग का कितना खराब होता था। वही चीज़ अगर हम लोग जैविक वाला यूज कर रहे हैं अभी, तो वही हम लोग का शरीर में जो हम लोग खाते हैं उसमें तो हम लोग का शरीर अच्छा रहता है, बीमारी हम लोग को कम लगता है। फिर वही चीज़ बेचते हैं तो वाला मतलब हम लोग को बेचते हैं तो अच्छा दिखता है, कलर में आता है, तो हम लोग को जल्दी व्यापारी भी ले लेता है। अच्छा लगता है कि हम खुद से कमा रहे हैं और किसी पर निर्भर नहीं है, हम भी कुछ कर पाते हैं अपने से, तो बढ़िया लगता है। किसी पर निर्भर रहना तो अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी से, अपना पति से ही 2 पैसा कम, मतलब कुछ खर्चा नहीं, थोड़ा बहुत खर्चा के लिए भी किसी पर हाथ फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। खुद से कमाते हैं तो लगता है कि हम भी आए हैं तो इस दुनिया में आए हैं तो खुद से कुछ कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपना पैर में। तो किसान भाई बहन मन, चलो हमरे अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। और दूसर जो जानकारी है बहुत जरूरी है, खास है कि गर्मी का मौसम आए गलक और गर्मी के मौसम में रौरे मन खेत के तैयारी कैसे करब, ये तो बहुत जरूरी है भाई। रौरे मन तो खेती करबे करे गर्मी में, मकेल विशेष जानकारी मिले से और फायदा हुई। तो सीधे चलूँ, हमरे चला थी हार पलांडू और हुआ का जो विशेषज्ञ हैं उनका नाम है P भावना। हमरे सीधे भावना जी से जानकारी लेवा थी। अगर हम झारखंड राज्य की बात करते हैं तो यहाँ के किसान जो है गर्मा फसलों की खेती बृहद रूप से करते हैं। तो गर्मा फसलों की खेती के पूर्व अपनी खेती की तैयारी किस तरीके से करें, इन सारे विषयों की जानकारी लेने के लिए हम आप पहुँचे हैं रांची के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हार पलांडू में। और हमारे साथ यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भावना P जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम गर्मा फसल की बात करते हैं तो गर्मा फसल लगाने से पहले खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए, तो किसान किन बातों का ध्यान दें, जुताई किस तरीके से करें और उर्वरक का प्रयोग किस तरीके से करें, खरपतवार नाशी के लिए क्या करें? अभी गर्मा फसल लगाने के लिए झारखंड में किसान भाइयों का के लिए टाइम शुरू हो गया है। अभी हम फरवरी मास से लेके मार्च अंत तक हम लोग इस गर्मा फसल का तैयारी कर सकते हैं और बुआई भी कर सकते हैं। गर्मा फसल में इधर झारखंड में हम लोग ज़्यादातर करते हैं कद्दू, जो लौकी भी बोलते हैं, कोहड़ा बोलते हैं, और खीरा, करेला, नेनुआ, झिंगी, इस सबको हम लोग गर्मा फसल में करते हैं। और बैंगन, टमाटर और मिर्च भी गर्मा फसल में हम लोग करते हैं। तो आप फरवरी से लेके मार्च तक जो हमारा खेत होता है उसका तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अभी फरवरी माह शुरू हो जाने वाला है 1-2 दिन में, तो आप इसमें जो खेत का तैयारी होता है आप इसको शुरू करना चाहिए। आपको अच्छा तरह से खेत का
हल चलाना चाहिए। एक बार जो मिट्टी है पूरा उल्टा होना चाहिए और 3-4 बार या कल्टीवेटर या हैरो चला के पूरा मिट्टी को मिलाना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपका जो मिट्टी है बुरबुरी हो जाती है और हमारा जो जल का जो निकास होता है अच्छा तरह से होता है। तो इसीलिए आपका खेत का तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट इसका ध्यान देना चाहिए। आपने बताया कि अगर हम गर्मा फसलों की बात करें तो झारखंड में मुख्य रूप से जो सब्जी की खेती है कि उसमें कद्दू है, नेनुआ है, ये सब जो मुख्य रूप से मिर्चा की खेती यहाँ पे की जाती है। और आप बताया कि गहरी जुताई खेत की होनी चाहिए। जुताई के साथ साथ देखते हैं कि जब हम सब्जी की खेती करते हैं तो खरपतवार का काफ़ी प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे जो है सब्जी के जो फसल हैं उनको पोषक तत्व उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए किसान भाई क्या करें? अभी पहले खेत तैयार करने के बाद हम लोग खाद का जो इनिशियल डोज होता है वो डालना पड़ता है। उसके बाद जो हम लोग सब्जी का बुवाई करते हैं उस समय प्री इमरजेंस हेर्बिसाइड्स होते हैं, उसका हम लोग उपयोग करना चाहिए। जैसे पेंडिमिथालिन हो गया है, आपका जो खेत का तैयार होने के बाद और सब्जी का रोपाई करने से पहले इसका अगर डाल देंगे तो जो खरपतवार आएगा इसका जो रोक हो जाएगा। 1 महीना तक इसमें हम लोग को कंट्रोल मिलेगा। तो इससे हम लोग का जो निखाई गुड़ाई में जो खर्चा होता है इसमें हम लोग कम कर सकते हैं। और अगर खाद का बात करेंगे तो इनिशियल डोज होता है सब्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम लोग का जो अच्छा सड़ी हुई जो गोबर खाद है लगभग 20 से 25 टन तक हमको डालना चाहिए। इसका मतलब 4 से 5 जो ट्रॉली होता है, ट्रैक्टर का ट्रॉली है, वो डालना चाहिए और अच्छा तरह से मिलाना चाहिए। अगर आप मिट्टी का जांच करवाए हैं, अगर आपका सॉइल एसिडिक सॉइल है तो लाइम का ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। जो एग्रीकल्चर लाइम जो मार्केट में उपलब्धि होता है लगभग 4 से 5 क्विंटल तक इसको भी डाल के मिट्टी को अच्छा तरह से मिलाना चाहिए। इसके बाद जो फर्टिलाइज़र जो बोलते हैं नाइट्रोजन यूरिया के रूप में देते हैं और DAP के रूप में भी देते हैं, और जो फॉस्फोरस होता है और जो पोटैश होता है, पोटैश तो म्यूरेट ऑफ पोटैश के रूप में भी दे सकते हैं। तो इन सबको हमको इनिशियल डोज ठीक से देना है। जैसे आपका जो कद्दू और कोहड़ा लेके जाएंगे तो इसमें आपका जो इनिशियल डोज होता है यूरिया अगर डालेंगे नाइट्रोजन में तो लगभग 250 से 300 केजी प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। और उसके बाद हम लोग सिंगल सुपर फॉस्फेट डालेंगे फॉस्फोरस के लिए। इसके लिए आपको लगभग 400 केजी प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। और पोटैश के लिए म्यूरेट ऑफ पोटैश में जाते हैं तो इसको लगभग 100 से 150 केजी डालना चाहिए। अगर आप खीरा करेला के लिए थोड़ा इसका मात्रा कम होता है, यूरिया का अगर देखेंगे तो 150 से 200 केजी डालेंगे। और सिंगल सुपर फॉस्फेट है वो भी आपको लगभग 200 से 250 डालेंगे। और जो म्यूरेट ऑफ पोटैश है ये 80 केजी प्रति हेक्टेयर आपको डालना चाहिए। ये सब डाल के मिट्टी को पूरा अच्छा तरह से फिर से एक बार मिलाना चाहिए। उसके बाद जो नाइट्रोजन का जो डोज है मैंने बताया वो बाद में रोपाई होने के बाद 2 से 3 बार आपको किस्तों में बांटना चाहिए और तब उसको डालना चाहिए। 1-1 महीना के अंतराल में डालना चाहिए, क्योंकि सब्जी में आपको एक ही बार नहीं निकलता है, बार बार निकलता है। तो इसीलिए आपका जो नाइट्रोजन का डोज है 2 से 3 किस्तों में बांटिएगा। इनिशियल डोज होने के बाद 1 महीने के बाद फिर से डालना चाहिए, फिर 1 महीने के बाद फिर से डालना चाहिए। इससे आपको जो फलदार जो है वो सबसे अच्छा हमको पैदावार मिलता है। ये तो मैडम आपने बताया कि खेत की तैयारी किस तरीके से करें, कौन सा खाद का प्रयोग उसमें करना है, नाइट्रोजन कितनी मात्रा देनी है। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो हमारे किसान जो हैं कृषि में काफ़ी बदलाव आ रहा है, नए तकनीक का उपयोग वो कर रहे हैं। यहाँ पे मल्चिंग का उपयोग यहाँ किसान जो कर रहे हैं। तो जो गर्मा सब्जी की फसल या गर्मा किसी चीज़ की वो खेती करना चाहते हैं और मल्चिंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें? हाँ, अभी हम लोग अगर देखेंगे जो पहले तो जो बुआई करते थे, जो सोइंग करते थे डायरेक्टली फील्ड में करते थे, तो इससे क्या होता है आपको कुछ मर जा सकता है, तो वैसे हो सकता है। अभी जो नया तकनीकी है अभी हम लोग प्रोट्रे यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको जो खीरा करेला कद्दू ये सब का भी एक बीज ही आप डालिएगा, एक होल में एक बीज ही डालिए। इसमें जो बीज का जो सीड रेट जो बोलते हैं वो भी आपको कम लगता है और आपका जो पैदावार भी अच्छा होता है। जर्मिनेशन जो बोलते हैं, अंकुरन जो बोलते हैं, इसका अच्छा होता है और 15-20 दिन में आपका तैयारी हो जाता है। इससे क्या होता है आपका खेत का जो प्रिपरेशन टाइम जो है वो बचाता है और आप साइमल्टेनियसली खेत का तैयारी एक साइड से शुरू कर सकते हैं और जो सोइंग जो अगर प्रोट्रे में करेंगे वो भी साइमल्टेनियसली एक साइड से कर सकते हैं। तो इससे आपका जो टाइम जो है वो बचत होता है और आपका जो बीज का
जो खर्चा भी बचत होता है। और जो मल्चिंग का बात अगर करेंगे तो मल्चिंग अगर करेंगे इसमें अच्छा आपको उपज मिलेगा, क्योंकि मल्चिंग में आपको खरपतवार का नियंत्रण होता है और जो एवोपरेशन लॉसेस बोलते हैं, जो पानी का जो लॉस होता है वो हम कम कर सकते हैं। और जो आप खाद देते हैं, जो पॉइंट एप्लीकेशन करेंगे तो उसी पौधा को मिलेगा, बाकी आपका जो खाद वेस्ट नहीं होता है। तो इसमें आपको बहुत बचत होता है और उपज भी आपको लगभग 30 से 40% आपको उपज ज़्यादा मिलेगा। हमारे पास अगर ट्रेलिस का सिस्टम सपोर्ट दे पाएंगे, क्योंकि ये सब लतर टाइप का सब्जी है, तो अगर ट्रेलिस का सपोर्ट दे पाएंगे तो किसान भाई ट्रेलिस लगा सकते हैं। लोकली जो बैम्बू का जो लकड़ी होता है उससे कर सकते हैं, या अगर परमानेंट स्ट्रक्चर आपके पास लगा सकते हैं तो परमानेंट स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं। इससे आपका जो है जो पौधा को अच्छा से सूर्य रश्मि मिलता है और जो डिसीज़ जो होता है वो प्रकोपन कम होता है। तो किसान भाई बहन मन बताओ, ये दुयो जानकारी रौरे कैसे लागलक? भाई बढ़िया जानकारी है नहीं? और कहे कर मतलब है कि अगर रौर ठीना कोई ऐसी जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची और पिन कोड संख्या है 834001। रौरेमन एगो और जानकारी ले लो, इकर से रौरेमन के बहुत फायदा हुई। काल के बहुत किसान भाई बहन मन कहे ना कि भाई देखो रौर कार्यक्रम को देखे नहीं पारली और हमार छूट गलक, तो एक हम आगे नहीं बढ़े पारली, तो दिक्कत कर बात नहीं है, परेशानी कर बात नहीं है। रौरेमन अपन यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरेमन इजाज़त दो, मकील एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।